स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। दिस इज उत्कर्ष सिंह एंड वापस आ चुके हैं एम्बर एंड एम्बर बुक सीरीज फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के एक नए यूनिट के साथ। लास्ट वीडियोस में अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो आप सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट स्टडी IQ IAS के चैनल पे आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहती है जब भी कोई एक नया वीडियो अपडेट होता है। ऑल्दो वी डू शेयर इट in the Telegram group as well, but it is also necessary for you to remain updated. लास्ट यूनिट में हमने चैप्टर 6 को कवर किया और चैप्टर 4, 5, 6 ह्यूमन इवोल्यूशन, प्राइमेट नॉन प्राइमेट के बीच में जो सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस को वहां पर टेक ओवर कर रहे थे। इस प्रेजेंट यूनिट में हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन को भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना। पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि कल्चर क्या है। आप सोचोगे कल्चर क्या है, ये तो हमें बहुत सिंपल सी चीज है, वी डेफिनेटली नो अबाउट दैट 100%, श्योरली यू नो अबाउट दैट। पर एकेडमिकली एंथ्रोपोलॉजिकली आप उस चीज को कैसे देखोगे, और ह्यूमन का इवोल्यूशन अलग अलग तरीके से बदलाव आए हैं। अगर आप पेलेंटोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, फॉसिल्स को इवॉल्व होते हुए देखते हो, हम 4 पैरों पे चला करते थे और हम 2 पैरों पे आ गए, यानी कि क्वाड्रपेडल लोकोमोशन से बाइपेडल लोकोमोशन हमारे बीच में डेवलप हुआ। क्रेनल कैपेसिटी जो हमारी मॉडर्न एप्स के आसपास हुआ करती थी आज से लाखों सालों पहले, अराउंड 3.3 3.5 मिलियन ईयर्स अगो, ग्रेजुअली बढ़ती गई। 350 400 से 500 का सफर, 600 का सफर, 800 900 1000 1100 एंड फाइनली जो एवरेज होमिनिन कैपेसिटी, हमारी स्पीशीज की कैपेसिटी आपको आज देखने को मिलती है, दैट इज अराउंड 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। सो ये जो ग्रेजुअल चेंजेस आए हैं, इस चेंजेस के साथ कल्चरल पैटर्न्स और कल्चरल बिहेवियर्स भी इवॉल्व होते गए। अब यही पूरा कल्चरल डेवलपमेंट का सीक्वेंस एंड हाउ इट इज कंसर्न्ड एंड हाउ इट इज को रिलेटेड इन द इवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट व्हाइल वी डिस्कस दिस 7th यूनिट। इस चीज के ऊपर हम आगे बढ़े और आपको ये पूरे कल्चरल चेंज के बारे में बताऊं कि ये बायोलॉजी के साथ कल्चर कैसे चोली दामन का खेल खेल रहा है, हाथों में हाथ मिला करके चल रहा है। उस चीज को हम जाने उससे पहले एक चीज जो आपके इस पूरे के पूरे एम्बर एंड एम्बर में इसने शुरुआत में समझाई नहीं है, बट आई फील कि डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। दिस बुक इज एक्चुअली नॉट डिजाइन फॉर UPSC प्रिपरेशन। एक एंथ्रोपोलॉजी की टेक्स्ट बुक है जो समझती है कि ग्रेजुएट लेवल पर जब आप पढ़ने जा रहे हो तो एक हैंडी नोटबुक के तौर पे आपको, ये टेक्स्ट बुक के तौर पे आपको काम आए। पर बहुत सारी कमियां हैं UPSC में, खासकर जो बच्चे आए होते हैं, एटलीस्ट 95% of the person, 95% of the students that those like with whom I meet and I see are not from the anthropology background. उन्होंने BSc BA करके यहाँ पर अपने लक को ट्राई नहीं कर रहे, नॉर्मल बैकग्राउंड है। उन्हें पता है कि एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑप्शनल, और UPSC में आज से 10 साल पहले एंथ्रोपोलॉजी सब लोग हंसते थे इस ऑप्शनल के ऊपर कि ये देखो टॉप 10 में कभी आता है, कभी टॉप 5 में आता है, फिर टॉप 5 से बाहर हो जाता है, कभी कभी टॉप 10 से भी बाहर हो जाता है। ये 10 साल पहले का सिनेरियो है, 2010 9 11 के आसपास, है ना। पर पिछले 6-7 सालों में इसने एक सन्नाटे वाले माहौल को मेंटेन किया है। कोई भी और ऑप्शनल, यहाँ पे सारे ऑप्शनल ट्राई कर रहे हैं, पर और मतलब जो नंबर 1 ऑप्शनल होता है उसका खिताब कोई एंथ्रोपोलॉजी से छीन नहीं पा रहा है। टॉपर सारे इसी को ले रहे हैं, इंजीनियरिंग छोड़ के, मेडिकल छोड़ करके सबके सब यहीं पे आ रहे हैं। तो एक रीजन है और उस रीजन को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज आई नो कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इस इंपॉर्टेंस के बारे में पता होगा। पर एक कमी है कि रिसोर्सेज जो है बच्चे अक्सर ढूंढते हैं, इंडियन ऑथर्स ने जो बुक लिखी है काफी आउटडेटेड है। एम्बर एंड एम्बर में क्या दिक्कत है कि पेपर 2 पूरा मिसिंग है, 250 नंबर आप कहाँ से पढ़ोगे, और पेपर 1 में भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीजें मौजूद नहीं है। और यहाँ पर भी कुछ चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे आउटडेटेड है कुछ कंटेंट इसका। और एक जो बैकग्राउंड होता है ना, आप दूसरे सब्जेक्ट्स के बच्चे होंगे, दूसरे बैकग्राउंड से आए होंगे, तो ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड लेना कि ये चीज आपको पता ही है, दैट आई डोंट थिंक इट इज जस्टिफाइड। दैट्स व्हाई हम कुछ बेसिक चीजों की भी बात कर लेते हैं कि जब कल्चर है, कल्चर की एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारी डेफिनेशन है। सिंपलेस्ट सबसे छोटी जो बच्चों को पसंद आती है, दैट इज द डेफिनेशन कि कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, है ना। कि इन्वायरमेंट में आप जिन भी चीजों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उस इंटरेक्शन के थ्रू जो आउटकम निकल रहा है उसको आप कल्चर कहोगे। एग्जाम्पल आप पूछोगे कैसे सर, एग्जाम्पल देखिए, बताइए डेफिनेशन में क्या रखा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल पहला सुनिए। इंसान ने आज से लाखों साल पहले
3.3, 3.5, वी डू नॉट नो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम। पेबल्स को देखा होगा नदियों के किनारे, रास्ते पे एक कंकड़ पत्थर पड़े हुए, एंड ग्रेजुअली उसका जो दिमाग ये था, स्पेक्यूलेट करते करते, कुछ चीजों को सोचते सोचते एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को मारा होगा, या वी डू नॉट एग्जैक्टली नो हाउ एग्जैक्टली ह्यूमंस को ये आइडिया आया, पर उसने एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे मारा या एक पत्थर को दूसरे बड़े पत्थर के ऊपर फेंका, एक रफ एज, एक सरफेस प्रिपेयर होता है। उसको लगता है कि यार ये सरफेस जो प्रिपेयर हुआ है इसका मैं कुछ यूज कर सकता हूँ, इससे मैं डिगिंग कर सकता हूँ, पेड़ों से मैं जो छाल है उसको हटा सकता हूँ, जो एनिमल्स को मैंने हंट किया उसकी स्किन को मैं स्क्रैप कर सकता हूँ, है ना। उसको चाहो तो आप क्लोथ की तरह यूज करो या फिर किसी और पर्पस के लिए यूज करो। डिगिंग, जमीन के अंदर खुदाई के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो उसने क्या किया, बेसिकली नेचुरली अकरिंग कोई सामान था, पत्थर जो प्रकृति की देन है, हम नहीं बनाते हैं प्रकृति, तो नेचुरल कंपोनेंट के साथ अपनी बुद्धि को लगाया, अपनी सोच को लगाया, और उसने टूल को और वेपन्स को यहां पर बनाया। दैट्स व्हाई हर्स्कोविड इज कॉलिंग इट मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। इंसान द्वारा बना हुआ पार्ट किसका, इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट का पार्ट पत्थर, इंसान का एफर्ट क्या है, उसका दिमाग और उसका जो एक आइडिया है, इन दोनों को लगा करके क्या बना, एक टूल या फिर एक वेपन। सो दैट इज मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। टाइलर सोशल एंथ्रोपोलॉजी में एक बड़ी सी डेफिनेशन देते हैं, दैट इज नॉट रेलिवेंट हियर बिकॉज हम पेलियोंटोलॉजिकली या फिर आर्कियोलॉजिकल आइडिया की बात करें, ना कि सोशियो कल्चरल आइडिया की। पर उनकी भी डेफिनेशन को आप देखोगे, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। प्रिमिटिव कल्चर की जो किताब उनकी 1871 में आई है, उन्होंने कल्चर को डिफाइन किया हुआ है एज अ होल, कल्चर को एज अ होल बताया हुआ है, जो कि किस चीज को इंक्लूड करता है, नॉलेज को, बिलीफ को, आर्ट्स को, मोरल्स को, लॉस को, है ना, और कस्टम्स को। ऐसी कई सारी चीजों का एक समूह है उनके हिसाब से कल्चर, जो कि इंसान एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी लर्न करता है, इनहेरिट करता है और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। तो बेसिकली वो एक्विजिशन की बात करें, हाउ द मेंबर इज एक्वायरिंग दीज पर्टिकुलर फीचर्स। अब कल्चर की जो आपके लिए जानने लायक इंपॉर्टेंट बात है, दो एस्पेक्ट में हम देखते हैं कल्चर को। एक मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर होता है और एक नॉन मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर होता है। मटीरियल एस्पेक्ट, नाम से आपको पता चल रहा है, समथिंग दैट इज मैनिफेस्टेड, समथिंग दैट यू कैन सेंस, टच कर सकते हो, छू के, देख के, अपने इंद्रियों के द्वारा, सेंसस के द्वारा आप उसको परसीव कर पा रहे हो। सो वो मटीरियल कल्चर है, जिसको आप कई बार हिंदी का टर्म यूज करोगे मूर्त। मूर्त और अमूर्त, आप दो शब्द को सुनते हो। समथिंग दैट इज मैनिफेस्टेड कैन बी टच्ड, फेल्ट बाय द मीन्स ऑफ रेगुलर सेंसेस। सो ये अगर मेरे हाथ में एज ए इक्विपमेंट है, गैजेट है, ठीक है, या फिर ये स्टाइलस है, माइक्रोफोन है, पत्थर है, कोई भी चीज है, ये क्या है, आप छू के देख सक रहे हो, सेंस कर पा रहे हो, ये मटीरियल पार्ट ऑफ द कल्चर। नॉन मटीरियल में क्या आता है, आपकी नॉलेज, आपके थॉट, आपके मोरल, आपके एथिक्स, आपके बिलीफ, आपके ड्रीम्स, आपके एस्पिरेशन, रिलीजन, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये नॉन मटीरियल में। क्या आप धर्म को छू सकते हो, फील कर सकते हो, बिलीफ को, नॉलेज को, ये सारी चीजें क्या है, मेंटल कंस्ट्रक्शन है। ऑलराइट, सो ये भी कल्चर का पार्ट है, पर ये मटेरियल नहीं, नॉन मटेरियल कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। अब हम यहां पर देख लेते हैं कि किस तरीके से बायोलॉजी और कल्चर के बीच में एक इंटरप्ले है, जिसका जिक्र यहां पर एम्बर एंड एम्बर की किताब में चैप्टर 7 के अंदर में हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द इवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क हमें देखने को मिलता है, वो क्या रहा होगा। एज पर मेनी पैलियोंटोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, की जो पैटर्न्ड बिहेवियर या स्टैंडर्डाइज बिहेवियर है स्टोन टूल को यूज करने का, और स्टोन टूल का रेगुलर अकरेंस आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन, कि हम कहें कि हां ये होमिनिन इवोल्यूशन का पार्ट है, टूल को यूज करना, है ना। हम बाइपेडल लोकोमोशन पे आए, हमारे हाथ फ्री हो गए, तो हम टूल्स को बनाने लगे, टूल्स को यूज करने लगे, और ग्रेजुअली वो टूल्स और बेहतर होते गए। तो एक ये टूल जो है, ये इंडिकेशन है हमारे इस इवोल्यूशनरी रूट का। और ये इवोल्यूशनरी रूट के साथ साथ ये टूल्स क्या दिखा रहे हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर को, ये मटीरियल कल्चर के डेवलपमेंट को वहां पर दर्शा रहे हैं। अभी आपको यही एग्जांपल दिया ना मैंने, टूल्स का, वेपन्स का। तो जब ह्यूमन इवॉल्व हो रहा है, होमिनिन का जब इवोल्यूशन हो रहा है, बायोकल्चरल इवोल्यूशन हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हो कि क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो आपकी इंक्रीज कर गई, आप बाइपेडल लोकोमोशन पे आ गए, आपके हैंड जो है वो फ्री हो गए,
और आप मटेरियल कल्चर के डेवलपमेंट में ज्यादा समय को देने लगे, उसको ज्यादा बेहतर करने लगे। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आप देखोगे, ऑलराइट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो मेंबर्स हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि जो अर्ली होमिनिन्स हैं वो क्या किए होंगे, इन सारे टूल्स को बनाए होंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स टूल को, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपैरिजन में हमारी जो क्रेनियल कैपेसिटी है इट इज एटलीस्ट 4 टाइम्स मोर ग्रेटर, है ना, 4 से 5 गुना ज्यादा हमारी क्रेनियल कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है अलग अलग जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल्स मिले हैं। तो मानना तो यह है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही एसोसिएटेड होगा इन कॉम्प्लेक्स टूल्स के साथ, बट जो रिकॉर्ड्स हैं आर्कियोलॉजिकल दे से अदरवाइज। अर्लीस्ट नोन होमो जीनस के जो मेंबर है, होमो हैबिलस एंड होमो इरेक्टस, ये एसोसिएटेड है जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम में। अगर आप देखोगे आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो ये हार्डली 2.6 टू 2.8 मिलियन ईयर अगो की बाउंड्री के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, जिसमें से ये होमो हैबिलस की टाइम फ्रेम है, और होमो इरेक्टस की अगर आप बात करते हो तो यहां पर हार्डली 2 मिलियन ईयर अगो की डेट जो नियरेस्ट अभी डेट आई है, ये कुछ आधे 1 साल पहले की डेट्स है हमारे पास, ठीक है, आज से लगभग 2 से 3 साल पहले आप जाओगे तो डेट जो थी वो 1.8 मिलियन के आसपास मानी जाती थी। रीसेंट डेट जो है वो 2 मिलियन के आसपास होमो इरेक्टस को रख रही है। तो कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है, पेलेंटोलॉजिस्ट का मानना है कि टूल का यूज मस्ट बी कंसीडर्ड फीचर दैट हैज टू बी एसोसिएटेड विद डेफिनेटली होमो एज अ जीनस, होमिनिन्स। पर डेट जो हमें मिल रही है अर्लीस्ट टूल की वो इट इज 3 मिलियन ईयर अगो प्लस, ये भी नहीं कि 3 मिलियन ईयर अगो से भी ऊपर की डेट्स मिल रही हैं। अब ये जो टाइम पीरियड है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये ऑस्ट्रेलोपिथ्स जो है इनके साथ एसोसिएटेड है ना, अफारेंसिस, अनामेंसिस एंड डेफिनेटली जो अफ्रीकेनस है। तो खासकर अफ्रीकेनस के साथ तो बहुत आसानी से ये डेट्स मैच हो जाती हैं, टू एन एक्सटेंट अफारेंसिस के साथ भी। अनामेंसिस ऑन दी अदर हैंड, वो उनकी जो टाइम फ्रेम है, बाउंड्रीज है, उस समय का अभी तक हमारे पास ऐसा कोई स्टोन टूल नहीं मिला है जो उनकी बाउंड्री आर्कियोलॉजिकल टाइमलाइन के साथ ओवरलैप करता हो, ठीक है, क्योंकि जो अनामेंसिस के प्रोमिनेंट फॉसिल फाइंडिंग्स है हमारे पास वो रेंज कर रही है अराउंड 300 प्लस मिलियन ईयर अगो में, और उतने पुराने स्टोन टूल्स है नहीं हमारे पास। 3.8, 3.9, 4.2 और 4.4 मिलियन तक का जो टाइम पीरियड है ये जुड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अनामेंसिस के साथ, ठीक है। अफारेंसिस और अफ्रीकेनस के साथ जो हमारे पास एविडेंस है अर्लीस्ट टूल यूज के, वो क्लियरली फिट इन बैठ जाते हैं। तो जैसे जैसे हम न्यूअर एक्सकवेशंस को कर रहे हैं और एविडेंसेस मिल रहे हैं, ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा शिफ्ट होते जा रहा है। और एम्बर एंड एम्बर में ये चीज़ मेंशन नहीं, लेटेस्ट एडिशन आई थिंक आज से कुछ सालों पहले आई थी, और उस एडिशन, लेटेस्ट एडिशन के आने के बाद ये जो डाटा है अपडेट आई डू नॉट नो किस वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी ये सारा डाटा, और ये इमेजेस जो है वो एम्बर नहीं एम्बर से लेते हैं, क्योंकि आपको जो सीरीज पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वही चीज़ आपको सर्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे जहान का ज्ञान आपको लेकर के एम्बर एंड एम्बर के नाम पे पढ़ाया जाए। इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन एम्बर एंड एम्बर। सर्टेन थिंग्स आर वेरी गुड जो आप इवन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी यूज कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एटलीस्ट 60-70% ऐसी चीज़ें जो यूपीएससी के लिए ज़रूरी हैं पर एम्बर एंड एम्बर में नहीं दी हुई हैं। तो हम ऐसी किसी भी चीज़ को एम्बर एंड एम्बर से हटाते नहीं है जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसी किसी भी चीज़ को इसमें ऐड नहीं करते इन लेक्चर्स में जो यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें सेपरेटली हमारे बाकी वीडियोस में आती रहती है, बट दिस बुक सीरीज इज सोली बेस्ड अपॉन द कंटेंट दैट इज प्रोवाइडेड, द इमेजेस दैट आर प्रोवाइडेड, द डाटा दैट इज प्रोवाइडेड इन एम्बर एंड एम्बर। हाँ, उसको हम करेक्ट जरूर करते हैं कि ये देखो ये पार्ट यहाँ पर आउटडेटेड है, ये पार्ट यहाँ पर मिसिंग है, सो आई विल इन्फॉर्म यू कि चलो अगर बहुत ज़रूरी है तो आपको वो पता होना चाहिए। ये एक इमेज दी हुई है जहाँ पर स्पीशीज और उसके साथ जो साइट एंड कल्चरल फीचर्स है वो एसोसिएट करके दिए गए। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, पर फिर भी एक आपको आइडिया मिल रहा है। ये रहा टाइम फ्रेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 1 मिलियन ईयर, 2 मिलियन और इसके बीच का समय। होमो इरेक्टस और एर्गेस्टर जो मैं कह रहा हूं, ये देखिए आप बाउंड्री कहां पर है। अगर आप देखोगे कोई मैट्रिक्स नहीं दी, कोई स्केल नहीं है, पर फिर भी अगर आप मानोगे तो ये टाइम फ्रेम 1.7 1.8 मिलियन ईयर अगो के आसपास
होमो इरेक्टस और एर्गेस्टर को ये लोकेट कर रहा है, ठीक है। और ये 2.4 मिलियन के आसपास हम एक अजम्पशन ले रहे हैं, क्लोजनेस बेस अपॉन ये 1 मिलियन का अगर टाइम फ्रेम है तो हम मान रहे हैं कि यहां पर 1.6 1.7 का फ्रेम होगा और ये 2.2 से 2.4 मिलियन ईयर का टाइम फ्रेम होगा बेस्ड अपॉन दी मैट्रिक दैट इज गिवन हियर, है ना। पर रीसेंट डेट ऐसा नहीं कहती। रीसेंट डेट एर्गेस्टर को यहां उठाएंगे, यहां से उठा करके एग्जैक्ट इस लाइन पे ले आएंगे, है ना, ये यहां पर आ जाएगा। तो डेट्स यहां पर पुरानी है, डाटा पुराना आपको देखने को मिल रहा है। आपको याद रखना है कि असल में डाटा क्या है। होमो हैबिलस को भी और रुडोल्फेंसिस को भी हम अगर उठाएंगे तो वो यहां पर मिड में आएगा। ये 2 मिलियन ईयर है और यहां पर 3 मिलियन दिया हुआ है, तो इसके बीचों बीच यहां पर आपका एटलीस्ट होना चाहिए था, क्योंकि 2.6 मिलियन ईयर अगो के टाइम फ्रेम में हमारे पास होमो हैबिलस के अच्छे खासे फॉसिल्स अब मौजूद हो चुके हैं। ऑलराइट, यहां पर साइट्स का नाम दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको जो कल्चरल फीचर्स है, जो डेवलपमेंट हुआ कल्चर का, उसके बारे में एक आइडिया देने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल दीज टू इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ तारा माटा एंड चाउकुडियन, इसको कई लोग प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, कहीं कहीं पे सी भी लिखा होता है, जेड की जगह पर सी भी लिखा होता है, तो इसको चाउकुडियन हम बोलते हैं यूजुअली। आप कैसे भी बोलो, लिखने से मतलब है, पता होने से मतलब है, प्रोनाउंसिएशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज पर यूपीएससीज डिमांड। तो ये चाइना के अंदर में साइट है और पहले माना जाता था कि जो अर्लीस्ट फायर यूज के हमारे पास एविडेंसेस हैं वो इन जगहों से आ रहे हैं, और इसीलिए लोकेट भी देखो यहां पर किया गया है फायर के एविडेंस को। फायर क्या है? इट इज नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर। अभी आपको बताया ना मटेरियल क्या है, सॉरी मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर के साथ आप इसको एसोसिएट करोगे, जस्ट लाइक स्टोन टूल्स, ये भी मटेरियल कल्चर का पार्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब टाइम फ्रेम क्या क्या यहां पे दिया हुआ है, ये अगर 1 मिलियन ईयर का गैप है 1 to 2 मिलियन ईयर के बीच में, सो दिस इज अराउंड द मिड टाइम फ्रेम, है ना। एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दिस लोकेशन ऑफ द फायर। ये एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर, एग्जैक्टली मिड में नहीं है, अगर हम ट्रेस करें तो मिड हैज टू बी समवेयर हियर, इस जगह पर होना था, पर इसने थोड़ा सा ऊपर किया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो फायर के हमारे पास जेन्युइन अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं वो आते हैं, बुक में नहीं दिया पर आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, 1.5 मिलियन ईयर अगो के पास से आते हैं, ठीक है। जो कंक्लूसिव एविडेंस है वो हमारे पास 1 मिलियन से लेकर के 1.2 मिलियन ईयर अगो के टाइम फ्रेम से आ रहे हैं, और ये एविडेंसेस चाउकुडियन और टेरा माटा से, ऐसी साइट से ना आकर के किस जगह से मिल रहे हैं, सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका से मिल रहे हैं, जिसको क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। आई थिंक लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है मैंने आपको। और इंपॉर्टेंटली जो एक वहां पर साइट है वंडरवर्क केव, वंडरवर्क केव जो है साउथ अफ्रीका में, आप मैप खोल के देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से ये अर्लीस्ट डेट आपको आते हुए देखने को मिल रही है। अब ये टाइम फ्रेम टूल कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं उसकी भी बात है। फॉर एग्जांपल ओल्डुवाई को आप रीजन को देखोगे, यहाँ से कई सारे टूल्स हमें मिले हैं जिसको हम ओल्डोवान टूल्स कहते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टोन टूल जो आपको देखने को मिल रहा है शुरुआती दौर पे, वो आपको इस पीरियड में इसने दिखाया हुआ है, और ये पीरियड आपका किस जगह पर लगा हुआ है, ये देखिए, इट इज सपोजिटली अराउंड 2.6 मिलियन ईयर अगो एज पर एम्बर एंड एम्बर। पर क्या एम्बर एंड एम्बर इसमें सही है? नहीं, एम्बर एंड एम्बर सही नहीं है। होमो के साथ जोड़ करके जब इसको देखता है, होमो ग्रुप के साथ आर्कियोलॉजिस्ट पेलेंटोलॉजिस्ट जब देखते थे तो ये बहुत पुराना अजम्पशन है, जब ये डेट एक्चुअली 2.6 मिलियन ईयर की थी, जब हमारे पास जो सबसे पुराने टूल थे, जो हमारे पास गोना और गरही के टूल किट जो थी, जो ये टूल किट हमारे पास मौजूद थी, इस तरीके के जो टूल थे, इस इंडस्ट्री के जो टूल थे, वो इस पर्टिकुलर डेट के आसपास आते थे, 2.4 to 2.8 के बीच में। द एवरेज एज वाज टेकन टू बी 2.6 मिलियन ईयर अगो, यानी कि 26 लाख साल पहले की, ठीक है। पर अब जो हमारे पास एविडेंसेस हैं वो काफी पुराने हैं, और इस चीज के ऊपर अभी हम बात भी करेंगे। यहां पर अर्ली होमिनिन टूल्स के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, मैंने कुछ बाहर से भी इमेजेस को ऐड किया, ये एम्बर एंड एम्बर की इमेजेस नहीं है, इसलिए यहां पर क्रॉस लगा देता हूं। पहले जो इमेज आप अभी देखे हो, ये वाली इमेज एम्बर एंड एम्बर की, उससे भी पहले जो इमेज है एम्बर एंड एम्बर की है, बट दीज टू इमेजेस आर नॉट फ्रॉम एम्बर एंड एम्बर, जस्ट फॉर मेकिंग यू मोर प्रोनाउंस्ड विद द कॉन्टेक्स्ट, मैंने इस चीज को यहां पर ऐड किया हुआ। कमिंग बैक, जो अर्लीस्ट आइडेंटिफाइबल टूल है, दिस हेडिंग इज फ्रॉम एम्बर एंड एम्बर। As per Ember and Ember, the earliest identifiable tool belongs to
द रीजन ऑफ गोना, द साइट जो है हमारी यहाँ पर उसका नाम है गोना का। ईस्टर्न अफ्रीका में जो इथोपिया का रीजन है, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है मैप में, आप देखोगे ना, ये तंजानिया आपको देखने को मिल रहा है, युगांडा है, केन्या है ना, ये जो ईस्टर्न अफ्रीका का रीजन है, यहाँ से आपको ये इथोपिया के रीजन में से एज पर एम्बर एंड एम्बर टूल्स मिले हैं जो कि डेट करते हैं अराउंड 2.5 मिलियन ईयर अगो के पास। इनफैक्ट 2.5 से ज्यादा ही करते हैं, 2.6 की डेटिंग आती है। वही मैंने आपको यहां पर लिखकर बताया, जो गोना के टूल्स हैं, है ना, और जो गारही के टूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो स्पीशीज है गारही की, उसके साथ बोना टूल्स एसोसिएटेड हैं, वो भी इस जगह पे आपको देखने को मिलते हैं। टाइम फ्रेम हमने क्या डिस्कस किया था, 2.6 मिलियन का, और द सेम टाइम फ्रेम इज मेंशन्ड इन एम्बर एंड एम्बर, बट दैट इज नॉट करेक्ट। द रीसेंट एक्सकवेशन, द रीसेंट डाटा बाय दी पेलेंटोलॉजिस्ट हैव स्ट्रेंथेंड द आर्गुमेंट कि ये डेट जो अभी अर्लीस्ट यूज टूल की है वो 2.6 नहीं 3.3 मिलियन ईयर को की है, और ईस्ट अफ्रीका में एक साइट है जिसका नाम है लोमक्वी, है ना। ये साइट जो है, इस जगह से हमें 33 लाख साल पुराने एविडेंस मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा आउटडेटेड, रीसेंट एडिशन आने के बाद भी एम्बर एंड एम्बर इज वास्टली आउटडेटेड अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट को देखोगे तो। पर इस 3.3 मिलियन ईयर अगो से पहले भी कुछ तरीके के टूल मिलते थे जिनको आप इयोलिथ्स कहते हो। नाउ दिस थिंग इज आल्सो नॉट मेंशन्ड इन योर एम्बर एंड एम्बर। इयोलिथ्स आर बेसिकली टाइप ऑफ टूल। लिथ्स जब भी यूज होता है वर्ड तो पत्थर के टूल और पत्थर के लिए यूज होता है। तो इयोलिथ्स आर बेसिकली the type of tool, or in fact they are not even tool, है ना, they are certain stones, pebbles upon which human workmanship or human craftsmanship is uncertain and doubtable। यानी कि ये पत्थर है, इस पे थोड़ी सी वियरिंग एंड टीयरिंग दिख रही है, लग रहा है कि इसको किसी ने इसके ऊपर काम किया है, इसके ऊपर किसी ने दूसरे पत्थर को मार करके इसको टूल बनाने की कोशिश की है, पर वी आर नॉट सर्टेन, वी कैन नॉट बी श्योर इन दिस कंटेक्स्ट, है ना। और पेलेंटोलॉजिस्ट का, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो स्कार्स क्रिएटेड हैं, ये जो वियर एंड टियर दिख रहा है, ये जो सरफेसेस यहाँ पे चिप्ड ऑफ, डैमेज देखने को मिल रही हैं, दे माइट बी द रिजल्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। एक पेबल है जो कि नदी के किनारे और नदी के तेज बहाव में वो बहते बहते इधर उधर लड़ता टकराता हुआ किसी एक जगह पर फाइनली आता है, तो उसमें काफी वियर एंड टियर होगा। इसका ये मतलब नहीं कि इंसान ने उस पर वो वियर एंड टियर किया या फिर उसने उसको वेपन या टूल बनाने की कोशिश की है। सो इयोलिथ्स हमेशा अनसर्टेनिटी में रहे, इसलिए वी डू नॉट हैव एनी कंक्लूसिव आर्गुमेंट, डिबेटेबल रहते हैं, इसलिए हम उसको एग्जैक्ट टूल नहीं मानते। ऑलराइट, जो टेक्निक यूज होती थी, अब टूल तो बना रहा है इंसान, और इस टूल को बनाने की प्रेसाइज अलग अलग टेक्निक थी, एंड जस्ट लाइक दीज टूल्स हैव इवॉल्व्ड। See, firstly, humans have evolved biologically, no doubts about that. The culture of human has also progressed. उसके बारे में भी कोई डाउट आपको नहीं होगा। कल्चर जब प्रोग्रेस हुआ है तो कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो मटेरियल कल्चर है, स्टोन्स जो हैं, स्टोन टूल जो हैं, वो भी ग्रेजुअली इवॉल्व हुए। पहले बहुत ही क्रूड टूल मिलते थे पेलियोलिथिक समय में, ग्रेजुअली हम आगे बढ़े तो हमें माइक्रोलिथ टूल देखने को मिले, छोटे छोटे टूल होते थे, कंपोजिट टूल होते थे। आप समय में और आगे बढ़ोगे तो माइक्रोलिथ से आप फाइनली एक ऐसे फेज पर पहुंचोगे जहां पर ब्लेड टूल्स का काफी ज्यादा यूज हो रहा है ना, सेल्ट्स का काफी ज्यादा यूज हो रहा है, एडजेस, एक्सेस, वेड्स, सिजल्स, न्यूलिथिक इंडस्ट्री वहां पर आनी शुरू हो गई। और भी आप आगे आओगे तो मेटल कल्चर्स आते हैं, तो मेटल टूल्स आपको आयरन एज और बाकी जगहों पे आप देखोगे ब्रॉन्ज टूल्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं। सो मेटेलिक टूल्स आने लगे, तो टूल्स का और उसके मटेरियल का इवोल्यूशन हो रहा है। सिमिलरली जब टूल्स उसके मटेरियल का इवोल्यूशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जिस टेक्निक से वो बनाए जाते हैं उसका भी इवोल्यूशन होगा, है ना। शुरुआत में क्वार्टरजाइट के टूल्स बन रहे थे, बाद में आप देख रहे हो जेस्पर, कैलकेडमी, एगेट, इन सब का भी यूज होने लगा और टेक्निक भी वहां पर बदल रही है। Initial tools were made with a technique which was called as simply direct percussion technique. Direct percussion technique को यूज किया जाता था, परकशन फ्लेकिंग की जाती थी। परकशन क्या होता है आप समझते हो कि अगर आप पॉपुलर कल्चर, पॉप कल्चर्स, म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट परकशनिस्ट, है ना। आप अक्सर कभी शादियों में जाते हो, बैंड होता होगा, लिक्विड ड्रमर्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना, और किस तरीके से ड्रम के ऊपर बीट करते हैं, तो उस तरीके की जो मूवमेंट होती है, जो हिटिंग करने की प्रोसेस होती है, उसको हम परकशन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसका एग्जैक्ट अगर आप मतलब पूछो तो टक्कर, ठोकर को हम परकशन कहते हैं। तो बेसिकली इस तरीके के टूल कैसे बनाए जाते हैं, आप एक बड़े से पत्थर के लंप को लो,
है ना, और उसके ऊपर दूसरे पत्थर से आप हिट करो, टक्कर मारो, परकशन करो, तो उससे क्या होगा, एक छोटा सा पीस निकल के बाहर आ जाएगा। और वो छोटा सा पीस जो होगा उसको हम फ्लेक कहेंगे, जिसमें से वो निकला है उसको हम कोर कहेंगे। तो लाइए आपके लिए मैं यहाँ पर एक रेफरेंस दे देता हूं, बना तो नहीं है इसके अंदर में, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये एक बड़ा सा पत्थर मौजूद था, है ना, आपने किसी भी चीज से, हो सकता है आपने बोन का इस्तेमाल किया हो सकता है आपने एंटलर्स का एग्जाम किया हो, हॉर्न्स होती है ना कई जानवरों की, स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स होती है, जो सींगें होती हैं जानवरों की, उसको यूज किया हो, हड्डियों का यूज किया हो, या किसी भी चीज का, स्ट्रॉन्ग चीज का इस्तेमाल करके यहां पर क्या किया आपने, फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर, पत्थर के ऊपर कस के आपने मारा, जैसे हथौड़े छेनी से आप मारते हो, हैमर से आप मारते हो, ठीक है। और जब आपने यहां पर हिट किया तो इस जगह का ये जो सरफेस था, लेट्स कलर इट विद सम अदर मटेरियल, ये इतना पोर्शन आपकी हिट की वजह से निकल आया, है ना, और निकल करके ये यहां पर बाहर आ गया, ठीक है। तो ये जो यहां से निकला है, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप बोलोगे कि ये फ्लेक है, और इसको अगर आप टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, फ्लेक टूल कहलाएगा। ऑलराइट, जिसमें से निकला है जो बड़ा पत्थर ये था, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कोर कहोगे, दिस वाज द कोर। ऑलराइट, सो आई होप इट्स क्लियर, है ना। तो परकशन टेक्निक, परकशन फ्लेकिंग को यूज किया जाता फ्लेक्स को निकालने के लिए। अब ये जो अर्लीस्ट टूल थे, इसका यूज क्या रहा होगा, ये हमें काफी ज्यादा अनसर्टेन है, वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दैट कि फॉर व्हाट पर्पस दीज टूल्स मस्ट हैव यूज्ड, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल कल्चर इनके साथ मिला नहीं है। अगर जो टूल्स हमें मिले हैं उसके साथ और भी चीजें उसके साथ एसोसिएटेड मिलती, तो हम कह पाते कि अच्छा हो सकता है कि ये इसलिए यूज रहता हो, पर वो चीजें भी हमें ज्यादा मिली नहीं है, जो एविडेंसेस है वो काफी स्कार्स हैं। तो हम आइडिया लगाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, पेलेंटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट अजम्पशन को रखते हैं, बट दे आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दैट। नाउ जो लेटर आपको टूल के असेंबलेजेस देखने को मिलते हैं, नाउ ये टर्म्स भी कई बार बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, साइट क्या होता है सर, इंडस्ट्री क्या होता है सर, असेंबलेज क्या होता है सर। ये सारी चीजों के ऊपर अगर हम जाएंगे तो अकेले टर्मिनोलॉजीज ही 15-20 मिनट ले लेगी, है ना। तो मैंने आपके लिए एक काम किया हुआ है, आप अगर स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाते हो या फिर स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे भी नहीं भी जाते हो, लेट्स सी, जस्ट एक बार हम ट्राई करते हैं। अगर हमने यहां पर यूट्यूब को खोला और लेट्स सी इट इफ इट इज अवेलेबल और नॉट, स्टोन टूल, स्टोन टूल टेक्निक, और पहले देखते हैं इतने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ गया, सबसे पहले हमारा ही वीडियो आया। ऑलराइट, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है उत्कर्ष सिंह प्रीहिस्टोरिक कल्चर स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक, ये वीडियो पड़ा है। दिस वीडियो इज ऑफ अराउंड 30 मिनट्स, आधे घंटे का है। इसको आप देखोगे तो पहले के समय में जो भी स्टोन टूल की टेक्निक होती थी यूज, उसको आप यहां पर समझ जाओगे। तो आई हाईली रिकमेंड दिस वीडियो, अगर आपको जानना है कि कैसे टूल्स बनते थे पहले के समय में और कौन कौन से टूल होते थे एक्चुअली, है ना। और इसी तरीके के वीडियोस में मैंने ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज को भी कवर किया है, ये जो आपको कई बार कंफ्यूज करती है टर्मिनोलॉजीज, जस्ट लाइक दिस असेंबलेजेस, ये भी मैंने वहां पर कवर किया है। तो एम्बर नंबर बता रहा है कि लेटर जो असेंबलेज हैं, जो कई सारे टूल्स के बंडल्स है, गैदरिंग्स है उनकी, खासकर एक साइट है ईस्टर्न अफ्रीका में अगेन, जिसको हम कहते हैं ओल्डुवियाई गॉर्ज, एक नैरो वैली के तौर पे आपको ये देखने को मिलती है। तंजानिया के रीजन में है, ईस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है। मैप पे आप देखोगे तो ये रहा तंजानिया के रीजन में, दिस इज द साइट ओल्डुवियाई गॉर्ज। और एग्जैक्टली दिखती कैसी है, इस तरीके की दिखती है, इस तरीके की दिखती है। आप चाहो तो एक बार गूगल पे इमेज बाद में जाकर के देख लीजिएगा। इसने कई सारे रिच एविडेंसेस हमें दिए हैं, कई सारे फॉसिल्स भी मिले और बहुत सारे टूल्स भी हमें मिले, है ना। 200-300 से ज्यादा यहां से हमें टूल्स का कलेक्शन मिला हुआ है। तो इट इज वेरी रिच साइट। इसके बारे में अगर थोड़ा सा ब्रीफ जान लीजिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट नोट भी ऐसी साइट्स के ऊपर पूछ सकता है, ओल्डुवियाई गॉर्ज के ऊपर, ठीक है। नाटूफियंस के बारे में एक बार पूछा हुआ था, नाटूफियन एज अ साइट, नाटूफियन एज अ कल्चर के बारे में इनफैक्ट पूछा हुआ था। तो ऐसी चीजों को भी आप ध्यान रखा करो। 1911 में सबसे पहली बार इसको एक एंटोमोलॉजिस्ट ने, जो एक बटरफ्लाई की तलाश में, बटरफ्लाई के पीछे पीछे जा रहा था, उसने एक्सीडेंटली इस साइट को क्या किया, डिस्कवर किया। और बाद में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कम आर्कियोलॉजिस्ट
लीकी फैमिली जिनको हम कहते हैं, उसके 2 मेंबर्स लुइस लीकी और मैरी लीकी ने मिल करके इस रीजन को 1930s में काफी ज्यादा एक्सकवेट किया, काफी ज्यादा स्टडी किया, और उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है वो यहां पर लिखा हुआ है। पीडीएफ में आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा, सोशल मीडिया का आपको लिंक बता दूंगा कि ये सारी पीडीएफ्स आपको कहां मिलती है एम्बर एंड एम्बर की। बाकी रिसोर्सेज फ्री में एंथ्रोपोलॉजी के कहां मिलते हैं और क्विजेस को और बाकी इंफॉर्मेशन को हम कहां शेयर करते हैं, दैट विल बी रिवील्ड। अगर आपको डिटेल में इन सारी चीजों को पढ़ना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कई सारी इंफॉर्मेशन गलत है। ये 2.5 लिखा हुआ है, हमने बताया कि अभी हमारे पास लेटेस्ट डेट क्या आ चुकी है, 3.3 मिलियन ईयर आ चुकी है, और वो कौन सी साइट है, लोमकुवी की साइट है। पेपर 2 मिसिंग है। तो अगर आप फोकस को कंसंट्रेट करना चाह रहे हो, एक साल ऑप्शन में ना दे करके एंथ्रोपोलॉजी को लेने की बहुत बड़ी वजह यह होती है कि एंथ्रोपोलॉजी इज द शॉर्टेस्ट मेजर ऑप्शनल। कोई भी बड़ा मेजर ऑप्शनल जिसको बच्चे लेते हैं, जिसका सक्सेस रेट है, जिसमें से टॉपर्स आते हैं, ऐसा कोई भी मेजर ऑप्शन नहीं है जो एंथ्रोपोलॉजी इतना छोटा हो। तो 6 महीने के आसपास में आपका टेस्ट सीरीज के साथ ये खत्म हो जाता है, आप टेस्ट सीरीज भी देते हो और फिर भी पूरा हो जाता है आपका, साथ साथ में रिवीजन के साथ साथ, ताकि आप बाकी समय रिवीजन पे, पीवाईक्यूज पे, डायनेमिक पोर्शन, करंट अफेयर्स ऑफ जीएस के ऊपर दे सको और रिवीजन आप अपना कर सको। तो अगर आपको ऐसे गलत डाटा को पढ़ के फिर उसको सही करके एक लंबा समय नहीं देना है, रिसोर्सेज के पीछे भाग के क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, एक एबल गाइडेंस नहीं है, तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर फुल गाइडेंस के साथ इस पूरे कोर्स को एक निर्धारित समय पे खत्म किया जाता है, और टेस्ट सीरीज को भी हम यहां पर साथ में दे रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कई जगहों पे आप पढ़ के निकल गए, आपको पता ही नहीं कि आपने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तैयारी कभी आपको पता ही नहीं होती, ट्रैक ही नहीं किया आपने। तो यहां पर हम आपके लिए अभी फिलहाल की अगर आप बात करो तो 15,999 में ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाता है, जब आप एक कोड को इस्तेमाल करते हो यूएस लाइव। और इस कोड को बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आप P2I में अगर हमारे एडमिशन लेना चाह रहे हो स्टडी IQ में, SIP बैचेस को अगर आप सक्सेस इन प्रीलिम्स में ले रहे हो, स्टेट PCS में ले रहे हो, वहां पर भी आपको लगाओगे तो ये कोड अस लाइव, यूएस लाइव हर एक कोर्स पे अप्लीकेबल है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं इसको अप्लाई। और इसको अप्लाई करते ही आपको 2 चीज मिल जाती है, जो भी उस कोर्स का मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा, प्लस आपको पर्सनलाइज ऑप्शनल की गाइडेंस मिल जाएगी थ्रू दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो कि यहां पर है। आपको पूरी चीज हैंड होल्डिंग के साथ वहां पर मिल जाएगी, जब भी खासकर आप इसको P2I में, PCS बैचेस में, या फिर आप दूसरे कोर्सेज पे इसको अप्लाई करते हो, किसी भी स्टडी IQ के कोर्स पे जब आप यूएस लाइव को इस्तेमाल करते हो। टेस्ट जो आपको मिल रहे हैं वो 8 सेक्शनल प्लस 4 फुल लेंथ टेस्ट है। अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो हमारे ऑनगोइंग बैचेस जो दिसंबर न्यू ईयर स्पेशल बैचेस हैं, क्रिसमस न्यू ईयर स्पेशल बैचेस हैं, ये बंद होने जा रहे हैं 28 दिसंबर को। सो यू हैव टू ट्राई टू एनरोल योरसेल्फ बिफोर दैट। अगर आप कभी बाद में देख रहे हो इस वीडियो को 2024 में, तो उस समय जो भी अपकमिंग वीडियोस होगा, अपकमिंग जो हमारे बैचेस होंगे उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं आपको एक बार इसकी झलक दिखा देता हूं कि कैसे होता है। यहां पर हमने बुकमार्क किया हुआ है, तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए, होम पेज पे, और इसको स्क्रॉल कीजिए, है ना। यहां पर आपको दिखा UPSC ऑप्शन लाइव कोर्सेज, आपने खोला इसको और नीचे ड्रैग किया, कई सारे ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, और आपको यहां पर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल देखने को मिल गया। अब देखिए 28 दिसंबर को बैचेस क्लोज हो रहे हैं, MRP है 38,000 की और 20,499 में मिल रहा है, पर 20,000 की जरूरत नहीं है। आप बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और आप जाकर के ऑफर्स के पोर्शन को क्लिक करके यहां पर सिर्फ एक चीज लिखनी है आपको, US लाइव, है ना। इसको जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो ये कोड की 4,500 का डिस्काउंट मिलता है, 15,999 में ये चीज आपको एप्लीकेबल हो जाती है। सिमिलरली आप किसी भी दूसरे प्रोग्राम में के अंदर में जाओगे, लेट्स से कि आपको P2I की तैयारी करनी है या फिर आप प्रीलिम्स के लिए तैयार होना चाह रहे हो, तो यहां पर भी हमारे हर एक बैच में, फॉर एग्जांपल आपने ये एक बैच ज्वाइन किया, P2I का बैच है, इसके अंदर में 4,000 रुपए का ये है ना। और यहां पर अगर आप US लाइव को अप्लाई करते हो तो ये आपको आपको कोर्स जो है 40,000 रुपए का आसपास, 70,000 इसकी MRP थी, 30 महीने की वैलिडिटी है, 24,999 में मिल जाता है, और आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 15,000 का मिल रहा है। तो 40,000 का कोर्स आपको इस रेट पे पर्टिकुलरली मिल गया, 40,000 का जो कोर्स था। तो हर एक कोर्स पे आप यहां पर यूज कर सकते हो US लाइव कोड को।
कोई भी समय पे अब आप सोचोगे कि मैंने अप्लाई कर दिया, अब मुझे गाइडेंस कैसे मिलेगी? तो जब भी आप यूएस लाइव लेकर के P2I SIP किसी भी स्टेट पीसीएस प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर रहे हो, यू कैन कम्युनिकेट विथ मी, अपनी डिटेल्स आप शेयर कर सकते हो उत्कर्ष सिंह _हेयर पे, यू कैन कम्युनिकेट विथ मी, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड ये हमारा टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको ये एम्बर नंबर की पीडीएफ्स मिलती है और बाकी सारी चीजें भी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो फॉर एनी सजेशंस, कोई भी राय लेनी है कैसे क्या करना है, उत्कर्ष सिंह _हेयर पे मुझे आप डायरेक्टली एक मैसेज को ड्रॉप कर दीजिएगा एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू व्हेनेवर आई हैव फ्री टाइम। चलिए आ जाते हैं एम्बर एंड एम्बर के ऊपर। ओल्डुवियाई गॉर्ज जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट रीजन है, कई सारी फाइंडिंग्स हमें वहां से मिली है। ये जगह आपको कहां की देखने को मिलती है? टाइम पीरियड क्या है? लोअर प्लीस्टोसीन का। और एम्बर एंड एम्बर कह रहा है कि 1.6 मिलियन ईयर अगो के टाइम फ्रेम में ओल्डुवियाई गॉर्ज हमें देखने को मिलता है, जबकि सच्चाई क्या है? इससे काफी पुरानी डेट्स अब रिवील हो चुकी। पर चलिए जो एम्बर एंड एम्बर कह रहा है हम उसी की बात करते हैं। ओल्डुवियाई गॉर्ज में जो आपको अर्लीस्ट टूल्स मिल रहे हैं वो दो तरीके के टूल हैं। पहले कोर टूल है और दूसरे फ्लेक टूल है। अभी आपको मैंने बता दिया कोर और फ्लेक क्या होता है, अब आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायग्राम में दिखाया आपको, वीडियो में पीछे जाके देखिएगा एक बार। फ्लेक टूल जो है वो यहां पर प्रीडोमिनेट कर रहे हैं और उनका नंबर जो है काफी ज्यादा है। कोर टूल की अगर आप बात करोगे तो कोर टूल में आपको चॉपर चॉपिंग टूल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और इन तरीके के टूल्स को जो यहां से आपको मिले हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओल्डुवान टूल कहते हैं। ओल्डुवाई की रीजन में मिले तो उसको ओल्डुवान टूल कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द इमेजेस ऑफ सच टूल। देखने में पत्थर लग रहा है पर इसको सोचिए आज से लाखों साल पहले एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता था। ऑलराइट, दो और टर्म है जो कि यूज है एम्बर नंबर में, पर एम्बर नंबर ने उसको आई थिंक एक्सप्लेन भी किया थैंकफुली। वो है यूनिफेशियल और बाइफेशियल टूल। अगर किसी भी टूल के सिर्फ एक एंड पे, एक साइड पे, लेट्स से एक ये पत्थर, लेट्स से कि एक लंप ऑफ स्टोन है ना, इसमें से मैंने एक चिपिंग यहां से कर दी और एक चिपिंग यहां से कर दी। इधर से थोड़ी चीजें थोड़ा मैंने तोड़ के निकाला और इधर से भी निकाला। अगर मैंने सिर्फ एक तरफ से यानी कि सिर्फ इतना हिस्सा निकाला होता तो ये यूनिफेशियल होता, यानी कि सिर्फ एक साइड से ये टूल की तरह काम कर रहा है। पर अगर मैं दोनों साइड से निकाल देता हूं, एक यहां से हिस्सा निकला है, एक यहां हिस्सा, दोनों सरफेसेस, दोनों जो साइड है, दोनों फेसेस जो उसके वो वर्किंग साइड है, वो वर्किंग सरफेसेस है ना, तो उसको आप बाइफेशियल कहोगे। बाइफेशियल मतलब दो मुंह वाला, है ना। यूनिफेशियल सिंगल मुंह वाला, एक तरफ वर्किंग सरफेस तो यूनिफेशियल, दो तरफ वर्किंग सरफेस तो बाइफेशियल आप उसको कहोगे। तो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। अब ये टूल्स जब आपको मिल रहे हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट और पेलेंटोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं ये जानने की कि लाइफस्टाइल क्या रही होगी प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन की, वो करता क्या रहा होगा, इन टूल से क्या करता रहा होगा, खाता क्या रहा होगा, पहनता क्या रहा होगा। ये सारे डाउट्स भी आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में आते हैं, उनको मन करता है कि जाने, है ना। तो जाहिर सी बात है कि मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस दैट वी वर हैविंग ऑफ द प्रीहिस्टोरिक मैन आर नॉट एग्जिस्टिंग टुडे। व्हाई? क्योंकि शुरुआत के समय पे जब उसने टूल्स भी बनाए होंगे तो कई सारे टूल्स वुडन एलिमेंट के बनाए होंगे, है ना, वुड का बनाया होगा, लकड़ी उकड़ी का बनाया होगा, या फिर हड्डियों से बनाया होगा, बोन से बनाया होगा। अब बोन्स हो चाहे वुडन आर्टिफैक्ट हो, ये बहुत ही ज्यादा हाईली पेरिशेबल होता है, यानी कि बहुत जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। बोन तो फिर भी थोड़े समय तक रहेगी, ये वुडन लॉग बहुत ही जल्दी आपको डिसअपियर होते हुए देखने को मिल जाएंगे, है ना। पर पत्थर पेरिशेबल आपको नहीं देखने को मिलता है। दैट्स वाई पत्थर हमारे पास, यहाँ पर पत्थर से बने टूल्स और मटेरियल हमारे पास मौजूद हैं और वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर इलेबोरेट करते हैं। तो लाइफस्टाइल के बारे में कई सारे क्वेश्चन तो इट रिमेन्स अनक्लियर ड्यू टू मोस्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट बीइंग मेड ऑफ पेरिशेबल गुड, जो कि पेरिश होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। अब क्या होता था इसका, है ना, हाउ वी डू इट, हम कैसे पता करते हैं कि अर्ली ह्यूमन की लाइफस्टाइल क्या रही होगी। तो हम जो भी आर्टिफैक्ट मिल रहे हैं आपको, जो भी स्टोन, टूल, वेपन, कुछ भी जो आप मिल रहा है, आप क्या कर सकते हो, उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हो। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द वियर एंड टियर पैटर्न। किसी भी चीज को आप यूज करते हो तो आप देखोगे कि उसके ऊपर एक सरफेस का इरोजन हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग, अगर आप रूरल एरिया से आते हो या फिर एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज को आपने देखा है पास से, सो दे आर यूजिंग समथिंग कॉल्ड अ सिकल, जिसको शायद हिंदी में हसिया या हसुआ भी कहा जाता है। आप देखोगे बहुत ही सिलिका रिच अगर आप प्लांट्स को वहां पर उससे
एक तरीके से यूज करो सिलिका रिच प्लांट में, तो वहां पर एक शाइन आ जाती है सरफेस के ऊपर, एक चमक आ जाती है, ग्लॉस आ जाती है ड्यू टू द कंटिन्यूअस यूज। सिमिलरली स्टोन ट्यूब्स को भी आप जब यूज कर रहे हो तो वहां पर वियर एंड टियर पैटर्न आते हैं, जो कि नॉर्मल आंख से शायद आपको उतनी क्लियरली ना दिखे, पर जब आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो वो पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे, समझ में आपको आ जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग द आर्कियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या यूज हुआ होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो मार्क्स है, आपने टूल को फॉर एग्जांपल एनिमल के ऊपर यूज किया, किसी बोन के ऊपर यूज किया, तो ये जो मार्क्स बने हुए हैं इन बोन्स के ऊपर, वो भी हमें एक आइडिया को देते हैं। तीसरा और लास्ट है समथिंग दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स। किस चीज के साथ में हमें ये आर्टिफैक्ट मिले हैं जिसे ह्यूमन ने बनाया था, उसके साथ में कंपनी क्या कौन सी चीज कर रही है, ये भी हमें कई बार आइडिया दे देती है कि क्या इसका पर्टिकुलर यूज रहा होगा। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल बहुत सारी एनिमल बोन्स के साथ अगर आपको टूल्स मिलते हैं, तो इंटरप्रिटेशन आप ऐसे कर सकते हो कि हो सकता है वो इन एनिमल्स को मारने के लिए, हंट करने के लिए, इनके फ्लैश को टीयर करने के लिए इन टूल्स का यूज करता रहेगा। एक ये अजम्पशन आप कर सकते हो। अब इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं इन टूल्स को और इनके यूज को, सो फ्लेक, जो कि पहली हमने बात की, एक फ्लेक है और एक कोर टूल है। जो सबसे आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है कौन सा है, फ्लेक है। और फ्लेक टूल्स को अगर आप देखोगे तो दे आर वेरी वर्सटाइल, मतलब आप न जाने कितने तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज मल्टीपर्पज टूल। एक ही टूल से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जो हाइड्स है, जो खाल है जानवरों की, है ना, उस हाइड को स्लिट कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। साथ ही साथ जो विटलिंग ऑफ वुड है, आप उसको पतले पतले स्पीयर शेप्ड आकार में तोड़ सकते हो, अलग कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो आप उसको। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो एनिमल्स को बुचर करने में भी, स्किन रिमूव करने में, बहुत सारे कामों में ये फ्लेक्स आपके काम आते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाईली वर्सेटाइल। वेयरएस अगर आप कोर टूल्स को देखोगे, कोर टूल्स के अंदर में हमने बात की कि सबसे प्रिडोमिनेंटली क्या देखने को मिलता है, चॉपर और स्क्रेपर्स। ठीक है, चॉपर्स और स्क्रेपर को अगर आप देखोगे तो थोड़े हैवी भी हैं, बड़े भी हैं साइज में, एंड वी आर नॉट डेफिनेटली श्योर कि इनका कभी यूज होता भी रहा होगा या फिर नहीं होता रहा होगा। जो हम अज्यूम करते हैं, हम कहते हैं कि चलो ये जो टूल्स हैं, ये आप देख रहे हो कि ब्रांचेस को काटने में यूज हो सकते होंगे, है ना, इस तरीके के, या फिर एनिमल जॉइंट जो है, टफ जॉइंट जो है, उसको चॉप करने में ये टूल्स काम आते होंगे। पर बाद के समय में कई आर्कियोलॉजिस्ट ने और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ऐसा एक आसार व्यक्त किया है, एक ऐसा अजम्पशन रखा है कि वी डू नॉट थिंक कि दीज टूल्स वर वेरी मच यूज्ड, है ना। आई थिंक एज पर द आर्कियोलॉजिस्ट, उनको लगता है कि दीज टूल्स वर जस्ट द रेमेनेंट्स, यानी कि आपने एक लंप को लिया, बड़े से ब्लॉक को लिया पत्थर के, उसमें से आपने फ्लेक को निकाल दिया और फ्लेक को आप यूज करने लगे, और जो ये कोर था ये सिर्फ एक रेमेनेंट था, यानी कि निकला हुआ हिस्सा, पीस था, जिसका कोई यूज नहीं होता होगा। ऐसे भी अजम्पशन को कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और पेलेंटोलॉजिस्ट आज के समय में हमारे सामने रख रहे हैं। ठीक है, अब कुछ स्टडीज की बात कर लेते हैं। एम्बर एंड एम्बर में मुझे जो चीज अच्छी लगती है, और एम्बर एंड एम्बर से भी कई ज्यादा कुछ फॉरेन ऑथर्स हैं जिनका वर्क हम, जिनकी किताबों का वर्क हम अपने स्टडी IQ IAS के जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है बैचेस में, उसमें यूज करते हैं। तो ये स्टडीज काफी अच्छी होती हैं, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो उनमें से 2 स्टडीज को हमने आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है, साझा किया है। पहली है यहाँ पर लॉरेंस कीले की स्टडी। लॉरेंस कीले साहब का असर्शन है कि हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर आप एनालाइज करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, किस चीज की, इन टूल्स की, है ना, तो ये देखते हैं कि अलग अलग तरीके की पॉलिश आपको देखने को मिलेगी। अभी मैंने बताया ना कि आप सिलिका रिच चीज के वहां पर अगर सिकल से रिमूव कर रहे हो तो एक ग्लो आ जाता है, शिकल, उसको आप शाइन कहते हो, है ना, या फिर शिकल ग्लॉस भी आप उस चीज को कह रहे होते हो। तो ये पॉलिश जो है ये डेवलप होती है टूल के ऊपर, और अलग अलग फंक्शन जब आप प्ले कर रहे हो उसकी वजह से ये अलग अलग तरीके की शाइन या पॉलिश आपको आते हुए देखने को मिल रही है। ये जो वर्क इन्होंने किया है ये भी आप देख रहे हो, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में इन्होंने किया है, जो कि लेक तरकाना या फिर टरकाना का जो रीजन है उस रीजन में हुआ है। टाइम पीरियड जिसके आर्टिफैक्ट को इन्होंने पढ़ा है, जिन टूल्स को पढ़ा है, वो लगभग 15 लाख साल पुराने आपको देखने को मिल रहे होते हैं।
इन्होंने कंक्लूड किया कि जो अलग अलग तरीके के अर्ली टूल्स यहाँ पर इंसान ने यूज किए मीट को कट करने के लिए, वुड को वेटल करने के लिए, या फिर प्लांट की स्टेम को चॉप करने के लिए, उसको काटने के लिए, उसकी वजह से डिफरेंट रिजल्टेंट सरफेसेस यहां पे हुई होंगी, अलग अलग वियर एंड टियर हुआ होगा, और इसके बेसिस पे हम जान सकते हैं कि क्या प्रोबेबल यूज करता रहा होगा अर्ली मैन। अपार्ट फ्रॉम दिस 1915-60s में अगेन ओल्डुवाई गॉर्ज में कई सारी रिसर्चेज हुई। ओल्डुवान टूल जो थे, जो कि हमें उस रीजन से मिलते हैं, उसकी स्टडी की गई और देखा गया कि ओल्डुवान टूल के साथ बहुत सारे एनिमल्स के फ्रेगमेंट जुड़े हुए हैं, आसपास पड़े हुए हैं, कई सारी बोन्स मिले हैं, कई सारे टीथ आई थिंक आपको मिले हैं। तो पहले तो लोगों ने सोचा कि जरूर इंसान इनको हंट करता होगा, इनको बुचर करता होगा, एनिमल्स को मारा होगा, इसीलिए टूल्स और जानवरों की बोन साथ में। पर बाद में कुछ पेलेंटोलॉजिस्ट ने यह अजम्पशन रखा कि इट माइट ऑल्सो बी द केस कि वाटर से फ्लो करके ये बोन्स जो है, एनिमल हो सकता है किसी रिवर बॉडी के आसपास उनकी डेथ हुई हो, मौत हुई हो, उनकी जो बोन है वो पानी के साथ मिल करके बहाव में आगे गई हो और जाकर के टूल्स के आसपास मिल गई हो। तो एक ये भी अजम्पशन हो सकता है। तो अगेन हम जो भी चीजें सोच रहे इंटरप्रेट कर रहे हैं वो डाउटेबल होती है। तो पहले तो ये लोग खुद ही इंटरप्रिटेशन देते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, और फिर कहते हैं कि नहीं देखो ऐसा में भी हो सकता है, हमारी जो सोच है वो गलत है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर एटलीस्ट ऑनेस्ट, वो फर्जीवाड़ा यहाँ नहीं कर रहे। कई सारे आप और सब्जेक्ट में जाओगे, दुनिया भर की आपको थ्योरी पढ़ा दी जाएगी, रिलीजन ऐसे आया होगा, ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ। भाई आपको अभी 10,000 साल पहले की चीज नहीं पता और रिलीजन कितने समय पहले आया होगा, हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं, है ना। तो और वहां पे ये आपको कहा भी नहीं जाएगा कि वी माइट बी रॉन्ग। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एटलीस्ट कह रहे हैं कि हाँ देखो सेकंड फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन ये भी हो सकता है। दैट्स व्हाई एंथ्रोपोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको दोनों तरीके के आइडियाज को दे रहा है, सिंगल साइड ऑफ द पिक्चर को नहीं दिखा रहा है ना। जैसे हम बात करते हैं मीडिया इज बायस्ड, सो इट इज द ओनली सब्जेक्ट दैट इज नॉट बायस्ड, इट इज शोइंग यू द क्लियरर पिक्चर फ्रॉम बोथ द फ्रंट। सेकेंड पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, एक दूसरे ऑथर है, उनकी स्टडी है, ऑथर का नाम है पैट सिपमैन, है ना। इन्होंने कट मार्क्स जो होते हैं, कट मार्क्स जो है उसको एनालाइज किया है। कहां पे? बेड 1 ऑफ द ओल्डुवियाई गॉर्ग। ओल्डुवियाई गॉर्ग का जो लेयर 1 है, जो बेड 1 है, वहां पे इन्होंने इस वर्क को किया और कट मार्क्स को देखा जो कि एनिमल्स के ऊपर है। तो इनकी फाइंडिंग क्या है, किस कंक्लूजन पे आए? इनका यह कहना है कि स्कैवेंजिंग जो है, जैसे पक्षी होती है ना, पक्षी होते हैं, ईगल्स होते हैं, वल्चर्स होते हैं, कई बार कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है तो उसको आकर के वो क्या करते हैं, स्कैवेंज करते हैं। क्या वो शिकार करते हैं, क्या वो मारते हैं? नहीं। तो ये मृत जो जानवर यहां पर पड़े हैं, मृत जानवर यानी कि जो ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल जो ऑलरेडी डेड हैं, उनके ऊपर जब दूसरे जानवर आकर के खाते हैं, फॉर एग्जांपल ईगल, वल्चर या किसी भी और जानवर को आप देखते हो जो फीड कर रहा है डेथ ऑलरेडी डेड मटेरियल के ऊपर, तो वो स्कैवेंजिंग की एक्टिविटी है। अब जो शिपमैन है इस चीज को डिस्टिंग्विश करते हैं और इनका इंटरप्रिटेशन है, ये कहना है, ये मानना है कि हंटिंग नहीं, जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो एंसेस्टर थे, वो क्या कर रहे थे यहां पर, दे वर बेसिकली स्कैवेंजिंग। अब इस कंक्लूजन पे आए कैसे? आपको कैसे पता कि वो क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे? ठीक है, तो जो एनालिसिस की जाती है कट मार्क्स की, बॉडी पे जो इंजरी मार्क्स होते हैं, तो इन्होंने देखा कि देयर इज अ ओवरलाइंग सिमिलैरिटी, जिस रीजन से टीथ का इस्तेमाल करके जहां पर एनिमल के टीथ मार्क्स थे, जहां से मीट को निकाला गया था, एक्सट्रैक्ट किया था, तो सेम उसी जगहों पे, सिमिलर उसी जगहों पर टूल के यूज के थ्रू एक्सट्रैक्शन करने के भी एविडेंसेस आपको देखने को मिल रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जहां से मीट निकाला गया है, पहले से दांत के मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो जानवर ने खाए होंगे वहीं से निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसने हंट नहीं किया था, इसने पहले से मरे हुए जानवर को क्या किया था, स्कैवेंज किया था, वहां से मीट को ऑब्टेन किया था इनिशियली, बाद में वो हंटिंग भी करने लगा। अगर इसके मारे हुए ऑर्गेनिज्म पे, अगर कोई इंसान द्वारा मारे गए ऑर्गेनिज्म पे, एनिमल पे अगर कोई एनिमल आके कर रहा होता, तो जाहिर सी बात है आपको जो मार्क्स है टीथ के, वो दूसरी जगह पर देखने को मिल रहे होते, ओवरलाइंग स्ट्रक्चर्स वहां पर मौजूद नहीं होते, और इंसान अक्सर ऐसे मीट के ट्रेसेस को वहां पर छोड़ता भी नहीं है। ऑलराइट, so this is how Sipman came to a conclusion about this। जो नेक्स्ट यहां पर पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसमें हमसे बात कर रहा है एम्बर एंड एम्बर की जो बुक है, कि डिस्पाइट ऑल दीज क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, वी हार्डली हैव एनी आंसर्स अबाउट दैट, वी हार्डली हैव एनी आंसर्स, कंक्लूसिव आंसर्स, वी जस्ट हैव इंटरप्रिटेशंस अबाउट दीज फाइंडिंग। सो इंसान पहले कैसा रहा होगा, उसकी लाइफस्टाइल क्या रही होगी, क्या खाता रहा होगा, क्या करता रहा होगा,
हमें उसके बारे में इतना क्लियर कट आइडिया नहीं है, पर फिर भी वी कैन नैरो डाउन अपॉन एन अप्रोच कि हम कल्चर के एटलीस्ट कुछ बेसिक फीचर को यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। इतनी जो हमारी फाइंडिंग्स है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कल्चर कैसा रहा होगा, कल्चर के ट्रेट कैसे रहे होंगे। ये आप यूनिट 2.1 2.2 में यूपीएससी पेपर 1 में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो उसी चीज में से कुछ पॉइंट को यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ एम्बर नंबर बुक में, हमने उन तीनों पॉइंट को समराइज कर दिया। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट बुक, कल्चर इज लर्न and definitely shared। मतलब क्या है, when a child is born, he is born with a blank template, he is not having any information prior to his birth or even just after his birth। वो धीमे धीमे लोगों को देख करके, समाज को देख करके चीजों को सीख रहा होता है, and we call that process एनकल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन। इसके माध्यम से बच्चा नई चीजों को सीखता है। सो डेफिनेटली कल्चर इज नॉट लाइक, इट इज नॉट इनेट, जन्म के साथ नहीं आ रहा है वो, इट इज अक्वायर्ड। जन्म के बाद आप सीख रहे हो, उसको गेन कर रहे हो, कल्चर को जान रहे हो, तो इट इज लर्न, ठीक है, डेफिनेटली, नो डाउट्स अबाउट इट। सेकेंड है कि कल्चर शेयर्ड है, इट इज नॉट इंडिविजुअलिस्टिक टू अस, लाइक इट इज नॉट जस्ट योर और इट इज नॉट जस्ट माइन, कि मेरा अलग है कल्चर, आपका अलग है कल्चर। जाहिर सी बात है हमारे बिलीफ, हमारी प्रैक्टिसेस अलग हो सकती हैं, पर कल्चर का कोई भी एलिमेंट इज ऐसा नहीं हो सकता जो कि सिर्फ आपके लिए बना हो। कोई बिलीफ है, आप लेट्स से कि एक रिलीजन में मानते हो, मैं किसी और रिलीजन में मानता हूँ, तो हमारे यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ अलग हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस रिलीजन में आप मानते हो या फिर मैं मानता हूँ, सिर्फ हम ही दोनों उस रिलीजन में मानने वाले हैं और दुनिया में कोई और उस रिलीजन में नहीं मानता, है ना। तो आप किसी भी रिलीजन को लोगे, उसके बहुत सारे अनुचर होंगे, किसी भी बिलीफ को आप मानोगे, उसके और भी ज्यादा फॉलोअर्स आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी प्रैक्टिस आप करते हो, सोशल नॉर्म्स हैं, मैरिज के जो रूल्स रेगुलेशन है, फॉर एग्जांपल इन द हिंदू ट्रेडिशन गोत्रा एंडोगेमी इज प्रोहिबिटेड, गोत्र के अंदर में आप मैरिज नहीं कर सकते हो, विलेज के अंदर में आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जो वर्ण है, जो कास्ट है, उसके बाहर में नहीं कर सकते हो। तो दिस इज नॉट कि सिर्फ आपके फैमिली में चलता हो, आपके ग्रुप में चलता हो, दिस इज शेयर्ड बाय different people, different individual who are part of a culture। So culture is always shared, it is not individualistic। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये कह रहा है कि कल्चर इज अडेप्टिव, जस्ट लाइक बायोलॉजिकल अडेप्टेशन। ठंडियों का समय आ रहा है और कई लोग को ऑफ सीजन जगहों पे जाने का मजा आता है कि दिसंबर जनवरी में पहले से ठंडियां हैं, मेनलैंड जगहों पे 10-15 के आसपास या 8 के आसपास, दिल्ली में हो सकता है और ज़्यादा ठंडी पड़ रही हो, पहले से ठंडी है, तो लेट अस मेक इट मोर थ्रिलर, और भी ज़्यादा इसको हम आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं हिल स्टेशन पे ठंडियों में, है ना। सो जब भी आप जाओगे, खासकर हिल स्टेशन पे जाओगे, बहुत ऊंचे पे, मोस्टली अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो आपके आसपास उतनी हाइट के इजीली एक्सेसिबल हिल स्टेशन नहीं है जहाँ पे आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मसूरी जाते हो, लैंसडाउन जाते हो, नैनीताल, अल्मोड़ा, शिमला, मनाली, ये सारे अराउंड 1600 से लेकर के 2200 मीटर्स के आसपास का ऑल्टीट्यूड आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप केदारनाथ, तुंगनाथ, है ना, चोपता तुंगनाथ, इन सारी जगहों पे जा रहे हो तो कंपैरेटिवली हायर ऑल्टीट्यूड आपको देखने को मिलता है। गुरुडोंगमर आप जाते हो, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड आपको देखने को मिलता है। तो पीपल माइट गेट इनटू हाइपोक्सिक कंडीशन, जहाँ पर आपको ब्रीदिंग में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ड्रॉप होगा, तो ब्रीदिंग में आपको डिफिकल्टीज आएंगी, ठीक है। बहुत लोग को प्रॉब्लम्स होने लगती हैं इवन एट दी मीडियम एल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड रीजन्स की 2500 फीट के ऊपर भी, 2500 मीटर के ऊपर भी गए तो उनको वहां पर दिक्कत होने लगती है। सो व्हाट वी डू अबाउट दैट, जाहिर सी बात है आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपकी बॉडी वहां पर रिस्पॉन्सेस को दिखा रही होती है। आरबीसी का नंबर बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ेगा, पर ये टेम्पररी होगा क्योंकि आप पूरे समय तो वहां रहने नहीं वाले हो, आप वापस आ जाओगे, तो ये चेंजेस भी डिसअपियर हो जाता है जब आप मेनलैंड पे वापस आ जाते हो। तो ये हुआ बायोलॉजिकल चेंजेस, पर कल्चरली भी हम चेंजेस को वहां पर देखते हैं, कल्चरल मैकेनिज्म भी है। फॉर एग्जांपल, ठंडियां होती हैं तो यू विल स्टार्ट वियरिंग लेयर्स ऑफ क्लोथ, एक के ऊपर एक क्लोथ्स, जो थर्मल्स हैं उनको आप रखोगे। कई सारे तो ब्रांड है, वी वोंट एडवर्टाइज देम, बट डेफिनेटली वो स्पेसिफिकली ट्रैकिंग, ट्रेवलिंग के लिए क्लोथ्स को बना रहे हैं उनके ब्रांड की तरफ। तो बैकपैक से लेकर के जो रेनकोट्स होते हैं, जो ट्रैकिंग शूज होते हैं, ये सारे इक्विपमेंट, कैंप्स जो होते हैं, है ना, टेंट पोल जो होते हैं, ये सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑलराइट। क्यों? क्योंकि आपको एक कल्चरल एडेप्टेशन चाहिए और क्लोथिंग इज द मीन ऑफ कल्चरल एडेप्टेशन। सिमिलरली आप इन्विट्स के बीच में जाओ, एस्किमोस के बीच में जाओ, उनके बीच में तो ये ब्रांड्स हैं नहीं, उनका तो डेली लाइफ ही वैसी है, तो उनके बीच में क्या कल्चरल एडेप्टेशन देखने को मिल रहा है, वो सील्स और करीबू जो एनिमल्स वहां पर पाए जाते हैं उनकी स्किन को क्लोथ बनाकर पहन रहे हैं, इग्लू के अंदर में रह रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दे रहे हैं। वहां तो 12 महीने ठंडियां हैं, पर जो विंटर्स हैं उस जगह पर वो तो इतनी हार्श है कि वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दैट। सो डेफिनेटली उस समय वो क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी, जो कि जाहिर सी बात है करना है, सर्वाइवल करना है तो एक्टिविटीज भी करनी है, तो उसको 1 से 1.5 घंटे में रिस्ट्रिक्ट कर देता है, एट मैक्सिमम 2 आवर्स ड्यूरिंग द विंटर्स।
सो ये एक्टिविटी के पैटर्न में चेंज आए तो बिहेवियरल चेंज है, कल्चरल एंड बिहेवियर चेंजेस हैं। स्लेजेस के पीछे आप भागोगे, उससे क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, हो सकता है आपका थर्मोजेनेसिस जो है वो बढ़ेगा। ज़्यादा खाना, हैवी डाइट जो होती है, हाई प्रोटीन डाइट जो होती है, ये सारी चीज़ क्या है, मेटाबॉलिक रेट और थर्मोजेनेसिस को वहाँ पर ऑगमेंट करेगी। सो ये एक कल्चरल फीचर उनके बीच में देखने को मिल रहा होता है। सो कल्चर बिल्कुल कल्चर जो है वो अडेप्टिव फीचर को भी दिखाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कल्चर इज एवर चेंजिंग, इट इज डायनामिक, इट इज नॉट स्टैटिक। और ये ऊपर वाला पॉइंट भी वही बताता है, जब समय बदलेगा, हालात बदलेंगे, इन्वायरमेंट बदलेगा, कंडीशन बदलेगी, तो उस हिसाब से कल्चर अडेप्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है, प्री हिस्टोरिक टाइम से आज तक कितनी सारी चेंजेस हुए। हम हंटिंग गैदरिंग से आज पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के ऊपर आ चुके हैं। इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल, नेचर सब कुछ अलग है, तो कल्चर भी बदलता रहता है। कई नए कल्चर में एलिमेंट आएंगे, जुड़ेंगे, नए ट्रेंड्स आएंगे। आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल लिव इन मैरिजेस का जो कंसेप्ट है, जो आपको सेम सेक्स मैरिजेस देखने को मिल रही है, ऑल दीज थिंग्स, न्यूअर ट्रेंड्स आर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कल्चर फ्रंट। फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, तो बहुत सारी नई चीजें आएंगे। और हो सकता है कई पुरानी चीजें डिसअपियर हो जाए, या फिर हो सकता है कि नई के साथ वो भी कंटिन्यू करे। तो कल्चर इज नॉट स्टैटिक। ऐसा नहीं कि 10,000 साल पहले, 2 लाख साल पहले जो कल्चर बना था वो आज तक चला आ रहा है। उसमें बदलाव होते रहते हैं, समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, हालात के हिसाब से। सो कल्चर इज ऑलवेज चेंजिंग। इन द नेक्स्ट पेज हियर एम्बर एंड एम्बर हमें लास्ट पार्ट तो नहीं, यूनिट तो बड़ी है, पर पहले पार्ट का जो हम एंड कर रहे हैं वहां पर हमें बताता है कि एक मॉडल अगर हम देखें इवोल्यूशन का, तो हम बाइपेडल लोकोमोशन पे आए। क्वाड्रपेडल थे आप और बाइपेडल पे आ गए, 4 पैर से 2 पैर पे आए। अब इस 2 पैर की आने के जर्नी पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। पहला तो आपका जो फोरामेन मैग्नम है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही है, वो एंटीरियरली आगे की तरफ बढ़ा है कंपेयर टू दी अदर प्राइमेट्स एंड होमोनॉइड्स। दूसरा क्या है कि जो आपका बर्थ कैनाल है, फीमेल्स के बीच में खास है ना, जाहिर सी बात है, फीमेल्स के बीच में बर्थ कैनाल है, उसकी साइज जो है वो रिड्यूस हुई है एज एनाटॉमिकल चेंजेस फॉर दी बाइपेडल लोकोमोशन। तीसरा क्या है कि इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द क्रेनियल कैपेसिटी, द साइज ऑफ द हेड वॉल हैज कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड, इट हैज कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड। सो इससे क्या होगा, व्हाट विल दैट डू? इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि हेड की साइज बड़ी है तो पार्चुरेशन में, जो डिलीवरी की प्रोसेस है, उसमें डिफिकल्टी आएगी, उसमें दिक्कत आएगी। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, इनफैक्ट बचने क्या, इससे एडजस्ट करने के लिए क्या आप करोगे, चेंजेस आए कि इमेच्योर बर्थ होगा बेबीज का। ऑलराइट, प्रोलॉन्ग जेस्टेशन है, फिर भी द स्टेज एट विच द चाइल्ड इज बोर्न इट इज कंपैरेटिवली इमेच्योर। और बच्चा होता है काफी ससेप्टेबल होता है, इसलिए आप देखते हो कोई मेहमान भी आते हैं, कोई इनफैक्ट इवन रिलेटिव आता है, यू आस्क देम टू वॉश देयर हैंड, फीट, सारी चीज को क्लीन करके और टेक अ बाथ, है ना, उसके बाद फिर वो बेबी के आसपास आए, क्योंकि ससेप्टेबल बहुत है, इम्यूनिटी बहुत वीक है और किसी भी डिजीज को कैच कर सकता है। तो सोचिए आज के जमाने में इतनी केयर के बाद ये ससेप्टेबिलिटी है, डिजीज के चांसेस हैं, तो उस समय जब इन्फेक्शियस डिजीज इतने ज्यादा है, ना कोई वैक्सीन ना कुछ, क्या चांसेस रहेंगे? प्लस आप तो आज सिक्योर्ड घर के अंदर में हो, वो हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी, जानवरों का भी डर है, तो जाहिर सी बात है इन्फेंट की जो केयर है वो आपको ज्यादा करने की जरूरत थी उस समय पे। प्रोलॉन्ग्ड इन्फेंट केयर आफ्टर द बर्थ, इट वाज समथिंग दैट वाज नीडेड। सो क्या हुआ कि women have started staying at the home and the men started going outside for the hunting practices, ठीक है। और इसी से कंसेप्ट आया होम बेसिस का, अपने होम बेसिस को एस्टैब्लिश किया, जहां पर women were taking care of the babies। अब पूरे समय वो घर पे तो बैठे रहेंगे नहीं, they will also get bored। एकता कपूर के शोज तो कसौटी वगैरह उस समय आ नहीं रहा था, तो क्या करेंगे women? Women will definitely go to the nearby places, the safer areas, जो आसपास की जगह हैं, वहां से कुछ वाइल्ड वेराइटीज जो हैं, कुछ वाइल्ड प्लांट है, उनको कलेक्ट करेंगे, कुछ बेरीज है, नट्स है, फ्रूट्स है, कुछ भी चीज जो भी है जो उनके विसिनिटी में मिल रहा है, उसको उठा के ले आएंगे। कुछ हर्ब्स हैं, है ना, उनको उठा करके ले आएगी, कलेक्ट करके ले आएगी। तो हम जब भी बात करते हैं हंटिंग की, तो हम कहते हैं हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी। सो मेन वर एक्चुअली हंटिंग and men actually started hunting solely and the women resorted to gathering and collection activities, ठीक है। सो मे बी यही वो जगह थी जहां से जेंडर रोल, सोशल इनक्वालिटीज बिटवीन द जेंडर्स का अराइज हुआ होगा, एज पर मैनी स्कॉलर्स, उनका ये इंटरप्रिटेशन है। with this concept, with this model of evolution, we come to the end of first part of यूनिट 7। आपको पता है 3 पार्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी की पूरी यूनिट को, लगभग आई थिंक 20 पेजेस के अराउंड ये पूरी यूनिट है। तो हम 3 लेक्चर्स के आसपास में इस चीज़ को सारी स्टडीज़ के साथ, इलेबरेटेड एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर
कवर कर देंगे। और पीडीएफ आपको या फिर जो पीपीटी है इसकी कब मिलेगी, वो आपको तब मिलेगी जब हम तीनों पार्ट को खत्म कर लेंगे। बिफोर न्यू ईयर वी विल बी डन विद दैट, आई होप। ठीक है, तो आपके पास वो पीडीएफ पहुंच जाएगी। अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि पार्ट 1 दूं फिर पार्ट 2 दूं, इससे बढ़िया है मैं चैप्टर वाइज दूं, चैप्टर 7 एक साथ दूं पूरा आपको, है ना। तो लास्ट वीडियो पार्ट 3 जब आएगा उस दिन मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली कि अगर आपको यूपीएससी के हिसाब से, वी हैव डिस्कस कि देयर आर इश्यूज विद द बुक। पेपर 2 तो पूरा मिसिंग है। पेपर 1 में कई सारे इंडियन एग्जांपल केस स्टडीज, इंडियन ट्राइब्स के बारे में, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है। एंड सम ऑफ द पोर्शन इवन आर आउटडेटेड। इवन ऑल्दो दिस बुक इज रेगुलरली एक फिक्स इंटरवल पे अपडेट हो रही है, पर फिर भी कुछ पोर्शन जैसे हमने डेट्स को देखा वो आउटडेटेड है। तो अगर आपको बिना ये माथा पच्ची किए हुए एबल्ड गाइडेंस के अंदर सब कुछ सही से करना है, सो आप यहाँ पर हमारे जो बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, दिसंबर न्यू ईयर स्पेशल बैचेस स्टार्ट हुए हैं। इनफैक्ट 28 को एडमिशन बंद हो जाएगा इसमें, तो यू स्टिल हैव द टाइम, आप एडमिशन ले सकते हो। और यूएस लाइव का आप कोड लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट एंथ्रो पे भी मिल जाएगा। और एसआईपी भी है, एसआईपी भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। अगर आप प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हो तो एसआईपी में भी आप एडमिशन ले सकते हो सेम कोड को लगा करके। और या फिर अगर आप P2I में या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो सेम कोड लगाओगे आप, है ना, और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और अगर उस मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ आपको क्या चाहिए, पर्सनलाइज ऑप्शनल गाइडेंस चाहिए एंथ्रोपोलॉजी की थ्रू सोशल मीडिया हैंडल्स। सो आप क्या कर सकते हो कि जब आप कोर्स को परचेज करने जा रहे हो और या फिर जब आपने कोड को लगा लिया है तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और आप बता सकते हो अपनी डिटेल्स को उत्कर्ष सिंह _hair, और यहाँ पर आप डीएम कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे। मटेरियल चाहिए होगा, पीडीएफ चाहिए होगा, ये आपको कहाँ मिलेगी, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह पे मिल जाएगी। ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट वाज प्रीटी मच क्लियर टू यू एंड हेल्पफुल। दिस इज रेदर इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। जो यूनिट 7 है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बेहतर है, आगे की भी यूनिट थोड़ी इंटरेस्टिंग है। एंड आई होप आई हैव मेड माई एफर्ट्स टू मेड इट ईजियर फॉर यू। एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। यू कैन शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड होपफुली मीट इन द सेकंड पार्ट ऑफ यूनिट 7। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।